साथियों नमस्कार। हालचाल इंडिया से मैं राजेश सिंह। पिछले 8 सालों के भाजपा शासन के दौरान बैंक लोन माफी और बैंक घोटाले घातक तेजी से बढ़े हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनकी 2014 तक वित्तीय हालत अच्छी थी, वे मोदी शासन की शुरुआत से ही लगातार नीचे गिरते गए हैं। साथ में यह भी हो रहा है कि कारपोरेट डिफाल्टर्स, जिन्हें दोषी बकायेदार कहते हैं, को लाखों करोड़ के कर्ज लेकर उन्हें चुकाए बिना देश छोड़कर भागने की आज़ादी दी जा रही है। ऐसे लोगों की सूची में सबसे नया नाम ऋषि अग्रवाल का है, जो 24,000 करोड़ का कर्जा लेकर देश छोड़कर भाग गया है। उसकी कंपनी एबीजी शिपयार्ड जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले डिफाल्टर्स की सूची में शामिल है। इसके बावजूद सरकार को परेशानी गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं में लगने वाले पैसों से है। प्रधानमंत्री महोदय जो इन सारे भगोड़ों पर एक शब्द नहीं बोलते, उन्हें इन सब्सिडियों पर खर्च होने वाले पैसों की बड़ी चिंता है। सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अपने खास अंदाज में उन्होंने इन सारी सब्सिडियों को रेवड़ी का नाम दे दिया है। भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री, जहां करोड़ों गरीब रोज जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे हैं, वो अपने नागरिकों को इन सामाजिक कल्याण की तमाम योजनाओं के अधिकार का फायदा उठाने के लिए अपमानित कैसे कर सकते हैं। हालांकि तथ्य यह है कि कल्याणकारी योजनाओं के खर्च का प्रतिशत भी लगातार कम होता जा रहा है, जबकि लोन माफी और बैंक घोटाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा के आईटी सेल और संघ के कार्यकर्ताओं को काम पर इसीलिए लगा दिया गया है कि वे पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाए रखें, ताकि मोदी शासन में बैंकों की लूट से फायदा उठाने वाले मोदी के कारपोरेट मित्रों की कारस्थानियां छुपी रहें। द हिंदू अखबार के अनुसार मोदी शासन ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए की बैंक लोन माफी हुई है, जबकि यूपीए शासन के 32,000 करोड़ रुपए थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में 11 जनवरी 2021 को ये खबर छपी है। आगे जो आंकड़े बता रहा हूं मैं, वो दिखाते हैं कि मोदी शासन में देश ने कैसे तरक्की की है। मोदी राज के दौरान लोन माफी का वार्षिक विश्लेषण इस तरह है। वित्त वर्ष कुल राशि अलग अलग बता रहा हूं मैं। 2021-22 में 1,57,096 रुपए, 2020 और 21 में 2,27,081 रुपए, 2019-20 में 2,34,170 रुपए, 2018-19 में 2,36,265 रुपए, 2017-18 में 1,61,338 रुपए। ये कुल आंकड़े हैं मोदी राज के दौरान कारपोरेट की लोन माफी की गई। तो मार्च 2022 तक स्वैच्छिक डिफाल्टर्स की सूची में सबसे ऊपर गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का नाम है। इसके बाद एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर, आरआई एग्रो लिमिटेड और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का नाम है। मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स पर भारतीय बैंकों का 7,110 करोड़ बकाया है। एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग का बकाया 5,879 करोड़ है, जबकि कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड पर बकाया 4,107 करोड़ है। इसके अलावा अन्य घोटालेबाजों में आरईआई एग्रो लिमिटेड और एबीजी शिपयार्ड है, जो बैंकों को लगातार 3,984 करोड़ और 3,708 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं।
ये आंकड़े भी द हिंदू अखबार में 2 अगस्त 2022 को छपे हैं। बैंक लोन माफी की तरह ही बैंक घोटालों की संख्या में भी 2014 से जब से सरकार सत्ता में आई है तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इंडिया टुडे के अनुसार आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से लेकर अब तक रोज औसत 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 2020 और 21 के वित्त वर्ष में बैंक घोटालों में 1.38 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। इसी दौरान वसूली 1000 करोड़ से कुछ ही ज्यादा रही है और यह बाहर जाने वाले पैसों का सिर्फ 1% है। ये आंकड़े भी 15 दिसंबर 2021 को इंडिया टुडे से लिए गए हैं। मोदी सरकार का बकाया वसूली का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। मोदी सरकार के शुरुआती सालों में सरकार ने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT की स्थापना की थी, जिनका घोषित उद्देश्य था कि वो बैंकों के NPA का समाधान करेंगे और IBC प्रक्रिया को परिभाषित करता है और NCLT वो संस्थागत कार्यविधि है जिसके जरिए इस समाधान की प्रक्रिया को लागू किया जाता है। यह कहा गया है कि इसके पीछे वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना उद्देश्य है। लेकिन हुआ दरअसल यह कि इस पूरी प्रक्रिया में बैंकों के लोन माफी को गजब की तेजी के साथ संभव बनाया गया और वसूली की दर बहुत कम हो गई। डिफाल्टर्स पर कोई आपराधिक मामला भी नहीं बनाया गया। उनकी बैलेंस शीट आम जमाकर्ता के खर्च पर साफ की गई और हेयर कट, ये इसका मतलब है वो कटौती जो किसी परिसंपत्ति की कीमत पर लागू होती है का खर्च बैंकों के मत्थे मर दिया गया और इस तरह डिफाल्टर्स कर्ज के मामले सुलझे हैं वो 6.85 लाख करोड़ रुपए हैं, लेकिन बैंकों को इसमें से केवल 2.25 लाख करोड़ की राशि ही प्राप्त हुई। ये आंकड़ा है 9 मई 2022 को बिजनेस स्टैंडर्ड का। यह IBC प्रक्रिया के अंतर्गत समाधान के लिए लाए गए कर्ज के मामलों का 1/3 से भी कम है। इस आंकड़े से वो सही तस्वीर भी नहीं दिखती, क्योंकि अगर कुछ बड़े समझौतों को हटा लिया जाए तो यह 1/3 वाला आंकड़ा 1/4 से भी कम रह जाता है। तो कुल 4451 मामले जो IBC प्रक्रिया के अंतर्गत दर्ज किए गए थे, उनमें से 396 सुलझे हैं, 1349 को खत्म कर दिया गया है, 1114 को बंद या खारिज किया गया है और 1682 अभी तक लंबित पड़े हैं। इतने बड़े स्तर का लिक्विडेशन यह दिखाता है कि बीमार कंपनियों को दुरुस्त करने का जो घोषित उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। कारपोरेट ने अपना कर्जा नहीं चुकाया और एक बड़ी रकम हेयर कट से लेकर अपनी कंपनियों को नष्ट कर डाला, जिसका पूरा बोझ न सिर्फ आम जमाकर्ता पर पड़ा बल्कि सरकारी खजाने पर भी पड़ा, क्योंकि बैलेंस शीट को ठीक करने की प्रक्रिया चलाने के लिए सार्वजनिक बैंकों में 3.10 लाख करोड़ रुपए झोंक दिए गए हैं। अब एक चीज और देखिए, वर्तमान सरकार के समर्थक दावा करते हैं कि सरकार की जल्दी पहचान करने, समाधान करने, पुनः पूंजीकरण करने और सुधारों की राजनीति की वजह से अब NPA की
समस्या में बहुत कमी आई है। बैंकों के अग्रिम भुगतान के प्रतिशत के तौर पर कुल एनपीए को देखा जाए तो 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई थी तो यह 4.10% था। 2018 में यह सबसे ज़्यादा 11.5% हो गया, लेकिन अब यह नीचे आकर 5.97% हो गया है। इसे सफलता की गाथा के तौर पर दिखाया जाता है, जिसका सारा श्रेय संदिग्ध कर्जों की जल्दी पहचान और ऐसे कर्जों का समय से समाधान को दिया जाता है। लेकिन असली सवाल जो छिपाया जा रहा है यह कि आखिर इस सब का बोझा किसके सर पर डाला जा रहा है। इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि वित्तीय वर्ष 2016-2019 तक सार्वजनिक बैंकों का साझा नुकसान 1,64,474 करोड़ रुपए हो गया था। इसलिए केंद्र को लाभांश और कर राजस्व का भी काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से सरकार कई स्तरों पर वित्तीय दबाव के नीचे आ गई है। पहले यही देखिए कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के ठीक 1 साल पहले क्या हुआ था। वित्त वर्ष 2013-14 में सार्वजनिक बैंकों का सकल लाभ 37,393 करोड़ था। कुल मिलाकर सार्वजनिक धन को करता और करदाता दोनों शामिल हैं। सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट साफ करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया और कारपोरेट डिफाल्टर्स के भारी भरकम कर्ज को माफ कर दिया गया है। जनता के पैसे को पुनः पूंजीकरण में खर्च कर दिया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए नोटबंदी लाई गई। इस दर्दनाक कसरत के अंत में अब सार्वजनिक बैंकों का लाभप्रदता बढ़ाने के लिए लागत में भी कटौती करने के नाम पर बड़े बैंकों के साथ विलय किया जा रहा है और ये सब निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के असल उद्देश्य के लिए ही किया जा रहा है। यहाँ यह कह देना भी जरूरी है कि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 इसीलिए लाया गया ताकि सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को कम से कम करके 51% से 26% तक ले आया जाए। अब ये इसमें देखिए निष्कर्ष इसका पूरा ये है, अब जनता और बैंक कर्मचारियों के साझे संघर्ष से ही सार्वजनिक धन की इस बेरोक तो लूट को रोका जा सकता है। आज के समय की जरूरत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया को वापस लिया जाए। वर्तमान सत्ता के कुछ कारपोरेट मित्रों को कर्ज लेकर न चुकाने वाले रास्ते से बैंकों की लूट को बंद करना होगा। कमाल यह है कि इस तरह से लूटने के बाद वही लुटेरे इन्हीं बैंकों के मालिक बन जाते हैं, जिसे रोकना होगा। ये वही बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र में होते हुए वित्तीय समावेश, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बैंक ये सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि उन्हें कारपोरेटों को सौंप दिया जाएगा तो वो सिर्फ मुनाफा कमाने वाली निजी संस्थाएं बन जाएंगे। कारपोरेट पहले ही भारी मात्रा में हेयर कट प्राप्त करके आईबीसी और एनसीएलटी की प्रक्रिया का दोहन कर चुके हैं। अब अगर बैंकों पर भी इन्हीं कारपोरेटों का कब्जा हो गया तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि जमाकर्ताओं के पैसे का क्या अंजाम होगा। इसलिए यदि आम जनता की गाढ़ी कमाई को बचाना है तो उसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बचाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ धन्यवाद।